अब हम लोग देखते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है? तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसको क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन क्या होगा? वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, है ना। तो ऐसे श्वसन को क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन। मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन और ऑक्सीजन की अभाव में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाएगा, है ना। तो यह इसका जो हम लोग देखते हैं कि यह अभिक्रिया कैसे होता है वायवीय श्वसन का। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होगा और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। इसके बाद अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। ऑक्सीजन स्वतः विखंडित हो जाएगा और क्या बनेगा? इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। तो हम याद रखेंगे कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज विखंडित होकर क्या बना लेता है? इथाइल अल्कोहल, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है ना। अब आगे अंतर देखते हैं। इसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगा। वायवीय श्वसन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन अवायवीय श्वसन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी सकता है और नहीं भी निकलेगा। हम लोगों ने देखा था कि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण हुआ था, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं हुआ था। तो अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है। अब देखते हैं कि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। वायवीय श्वसन जब होता है तो हमें अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है ना। कितना ऊर्जा? लगभग 38 ऊर्जा 38 एटीपी का निर्माण होता है वायवीय श्वसन में, है ना। और अवायवीय श्वसन में यह कम ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब कि अवायवीय श्वसन होगा तो कम ऊर्जा मिलेगा। कितना ऊर्जा? लगभग मात्र 2 ऊर्जा मिलता है। तो हम याद रखेंगे कि वायवीय श्वसन में 38 एटीपी मिलता है और अवायवीय श्वसन में मात्र 2 एटीपी मिलता है, मतलब कम ऊर्जा मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ संपन्न होता है। तो वायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होगा संपन्न और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा, है ना। कोशिका द्रव, न्यूक्लियस के चारों तरफ कोशिका द्रव होता है और इसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में। तो यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में संपन्न होगा वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव में ही संपन्न होगा, है ना। केवल कोशिका द्रव में ही संपन्न होगा। क्लियर है। और देखते हैं कि वायवीय श्वसन का उदाहरण क्या है। तो वायवीय श्वसन जीव जंतु में और पेड़ पौधों में होगा, है ना। अधिकांशतः जीव जंतु में और पेड़ पौधों में वायवीय श्वसन होगा। और अवायवीय श्वसन का उदाहरण कौन सा जीव होगा? तो अवायवीय श्वसन यीस्ट में होता है, मांसपेशियों में होता है ना। परजीवी वर्म जैसे एस्केरिस, टीनिया आदि में होता है। यह क्या होता है? तो हम लोग देखते होंगे कि कभी कभी पेट में जो दर्द होती है तो उसमें कीड़ा उपस्थित होता है ना। और कीड़ा यह पेट में क्या करता है? दर्द करता है। तो ये इस तरह का जो कीड़ा होता है इसको ही वर्म कहते हैं पेट में, या एस्केरिस होता है ना। तो इस टाइप का जो परजीवी होता है इसमें किस प्रकार का श्वसन होगा? अवायवीय श्वसन होता है। क्लियर है। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। क्या? तो ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है सबसे अधिक ऊर्जा हमें वसा से मिलता है, फिर इसके बाद प्रोटीन से, और सबसे कम ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। और देखते हैं कि स्थलीय जीव, श्वसन हेतु स्थलीय जीव वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो जलीय जीव है
वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? तो जल में जो विलय ऑक्सीजन है, जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है, उसी का प्रयोग श्वसन की प्रक्रिया में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मानव में श्वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। थैंक यू।